लेट्स डील विद द एडवांटेज एंड अ डिसएडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बनाने के फायदे क्या हैं और अकाउंटिंग के नुकसान क्या क्या हैं, दोनों हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज मेरा अकाउंट्स का है, इट प्रोवाइड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। भाई मैं जो बिजनेस कर रहा हूं उसमें फायदा हो रहा है, फायदा कितना फायदा हो रहा है और ये फायदा क्यों हो रहा है, कौन सा, अगर सपोज करो मैं 100 प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो कौन से प्रोडक्ट में मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट में मेरे कम फायदा हो रहा है। तो ये सब इंफॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी? जब तक मैं अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा। अगर मैं अकाउंट्स बनाऊंगा, सारी की सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे मालूम चल जाएगा कि हाँ मेरी कंपनी को इतना फायदा हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है। तो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दोनों टर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा, इट असिस्ट द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग एंड फोरकास्टिंग। इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंट्स बनाने से मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है? भाई अगर सपोज करो मेरी कंपनी है, मेरी फैक्ट्री जयपुर में भी है, दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है ना हो, अगर जयपुर में मेरा फायदा हो रहा है, दिल्ली में फायदा हो रहा है, बॉम्बे में मेरा नुकसान हो रहा है, तो ये मुझे कैसे मालूम चलेगा कि बॉम्बे में नुकसान हो रहा है, जयपुर में फायदा हो रहा है, दिल्ली में फायदा हो रहा है? वो मुझे अकाउंट्स बनाने से मुझे मालूम चलेगा। और जैसे ही मैं अकाउंट्स बनाऊंगा और मुझे मालूम चलेगा ठीक है भाई बॉम्बे में नुकसान हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है नुकसान? मे बी बिकॉज ऑफ द ह्यूज रेंटल एक्सपेंस वहां पे है, या फिर मैं वहां पे ज्यादा सैलरी पे कर रहा हूं, या फिर मेरी बॉम्बे के अंदर मेरी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। फॉर वॉट एवर रीजन वो मेरा अकाउंट्स बनाने से मुझे हेल्प करेगा, मैनेजमेंट को हेल्प करेगा कि हाँ मुझे फायदा कहां पे हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या बेसिकली रीजन है वो नुकसान होने का। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द फोरकास्टिंग। आज अगर सपोज करो मुझे कोई पूछे कि मेरी अगले साल की सेल्स कितनी होगी, तो वो मैनेजमेंट हेल्प कर सकता है। क्यों भाई? अगर हर साल मेरी सेल्स लेट सपोज 20% बढ़ रही है, फिर सपोज करो मेरी 2 साल पहले सेल्स थी 100, फिर मेरी सेल्स हो गई है 120, उसके बाद मेरी सेल्स हो गई है 120। तो अगर मुझे मालूम चल रहा है कि हर साल मेरी 20 लाख सेल बढ़ रही है, तो मैनेजमेंट एक फोरकास्ट कर सकता है, हाँ भाई मेरी हर साल 20 लाख बढ़ रही है, तो हो सकता है कि अगले साल भी 20 लाख बढ़ जाए। और कोई मुझे पूछे मेरी अगले साल सेल्स कितनी होगी, तो मैं एस्टीमेट लगा सकता हूं बेस्ड ऑन द प्रीवियस एस्टीमेट, मुझे लग रहा है कि मेरी अगले साल सेल 160 होगी। पर ये मुझे इंफॉर्मेशन में मैं यहां तक कैसे पहुंचूंगा जब तक मैं इसके अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा। तो अकाउंट से मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है इन द डिसीजन मेकिंग एज वेल एज इन द फोरकास्टिंग। थर्ड है, हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी सेटलमेंट में हेल्प करती है। इसका मतलब देखो, जब भी जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाती है, किस पे लगाती है? प्रॉफिट पे लगाती है। पर वो प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? गवर्नमेंट ने तो बोल दिया जितना आपने प्रॉफिट कमाया उस पे लेट सपोज 30% टैक्स दे दो, पर वो प्रॉफिट का फिगर कैसे निकालूंगा, कैसे मालूम करूंगा? अगर मान लो मैं कोई कंपनी है, उसमें हजारों लाखों ट्रांजेक्शन पूरे साल में हो रही है, कैसे हमें मालूम चलेगा हमारी कंपनी को फायदा कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है? जब तक मैं प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बनाऊंगा मुझे मालूम नहीं चलेगा। तो अकाउंट्स हेल्प करता है। जैसे ही मैं अकाउंट्स बनाता हूं मुझे मालूम चलता है मेरी कंपनी को इतना फायदा हो रहा है और इतना टैक्स मुझे गवर्नमेंट को देना है। फोर्थ है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स।
इसका मतलब क्या है कि अकाउंट्स एक तरह से एविडेंस है कोई लीगल मैटर में। सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज करो अगर मान लो मैंने कोई मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी जब मैंने खरीदी होगी तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग अपने बुक्स में की होगी। नाउ कल 1 साल बाद कोई मुझे बोलता है कि ये मशीनरी आपकी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अकाउंट्स में दिखाऊंगा सी मैंने एंट्री रिकॉर्ड की हुई है, और जब भी मैं एंट्री रिकॉर्ड करता हूं ना, उसके पीछे मैं अपना उसका मशीनरी का बिल दिखाता हूं। तो कोई अगर मुझे बोल दे 2 साल बाद कि ये मशीनरी आपकी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं ये मशीनरी मेरी है, मैंने इसका पेमेंट दिया है, मैंने इसका पेमेंट बैंक से किया है, बैंक में ये डेट पे एंट्री है और ये मशीनरी का पीछे बिल भी लगा हुआ है, तो दोनों मैं दिखा दूंगा, तो ये एविडेंस हो जाएगा लीगल मैटर में कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो अकाउंट्स क्या करता है, हेल्प करता है एविडेंस इन द लीगल मैटर ऑल्सो। और भी बहुत सारे फायदे हैं। वन ऑफ द फी फायदा इज एनेबल कंपैरिजन बोथ इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म। सो ये इंट्राफर्म और इंटरफर्म का मतलब क्या होता है, देखो इट हेल्प्स इन द कंपैरिजन। अगर मैं आपको पूछूं कि आप अपना कंपैरिजन कैसे करोगे, तो आप अपना कंपैरिजन 2 तरीके से करोगे। एक, आपने सपोज करो आप अभी 11th क्लास में आए, तो 11th क्लास में आपके मार्क्स कितने आए और 10th क्लास में मार्क्स कितने आए, आप अपना एक कंपैरिजन अपने खुद से करोगे। अगर आपके लेट सपोज 10th क्लास में मार्क्स आए 80% आए और 11th क्लास में 85 आए, तो आप कंपेयर कर सकते हो, हाँ मेरा 5% से क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। और एक और आप कंपैरिजन करते हो, एक आप अपने कंपैरिजन अपने पीयर से करते हो, अपने फ्रेंड से करते हो, मतलब 11th क्लास में आपके मार्क्स कितने हैं और आपके फ्रेंड के मार्क्स कितने हैं, वो कंपैरिजन है। सेम वे अकाउंट्स के अंदर भी 2 कंपैरिजन होते हैं, एक इंटरफर्म एंड इंट्राफर्म। इंट्राफर्म का मतलब होता है विद इन द फर्म कंपैरिजन, मतलब लास्ट ईयर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 100 करोड़ कमाया, इस साल कंपनी का प्रॉफिट है 120 करोड़, तो ये इंट्राफर्म कंपैरिजन हो गया कि लास्ट ईयर 100, इस साल 120, मतलब 20 करोड़ की मेरी जो प्रॉफिट है वो मेरा इंक्रीज हुआ है। वो मुझे कैसे मालूम चलेगा, अगर मैंने यहां पे अकाउंट्स और यहां पे अकाउंट्स बनाया होगा तो ही मुझे मालूम चलेगा। और दूसरा होता है इंटरफर्म कंपैरिजन, मतलब सपोज करो कि मेरा प्रॉफिट है 100 करोड़ और मेरा जो कॉम्पिटिटर है उसका प्रॉफिट है लेट सपोज 140 करोड़। अगर मैं एग्जांपल लूं, लेट सपोज इन्फोसिस का फायदा है 100 करोड़ और जो टीसीएस है उसका फायदा है 140 करोड़। तो अगर ये जब तक बोथ इन्फोसिस एंड बोथ टीसीएस अगर अकाउंट्स नहीं बनाएगी, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि कौन सी कंपनी ज्यादा फायदा बना रही है। क्लियर है। और भी बहुत सारे फायदे हैं। हेल्प्स इन रेजिंग द लोन, हेल्प्स इन रेजिंग लोन। अकाउंट्स हेल्प करता है हमें बैंक से लोन लेने में। आज अगर मैं HDFC बैंक जाऊंगा और अगर मुझे लोन चाहिए तो HDFC बैंक मुझे लोन नहीं देगी। HDFC बैंक को मुझे प्रूव करना पड़ेगा, देखो मैं हर साल 100 करोड़, फिर मैंने 120 करोड़ कमाए, फिर मैंने 140 करोड़ कमाए, मतलब मेरी कंपनी लगातार प्रॉफिट के अंदर है, तो आप मुझे क्या 5 करोड़ का लोन दे सकती हो क्या? अगर सपोज करो मेरी सेल्स ही है 15 लाख की, तो आई कैन नॉट आस्क कि मुझे 2 करोड़ का लोन दे दो। तो अगर मुझे बैंक के पास जाना है, अगर मुझे प्रूव करना है कि हाँ आप मुझे लोन दे सकते हो, मेरे पास इतने सारे एसेट्स पड़े हुए, इतने सारे मशीनरी है, आप उसके अगेंस्ट मुझे लोन दे सकते हो, पर वो कैसे देगी लोन? वो मेरे अकाउंट्स देख के देगी। तो अकाउंट्स की हेल्प करती है, हेल्प इन रेजिंग अ लोन। और लास्ट है इट रिप्लेस द मेमोरी। रिप्लेस द मेमोरी, यह तो आपको पता ही है कि अकाउंट्स हेल्प करती है मेमोरी रिप्लेस करने में। कैसे रिप्लेस करती है भाई? अगर मान लो मैंने अकाउंट्स बनाया तो मुझे वो हजारों जो ट्रांजैक्शन जो मैंने पूरे साल भर में की वो माइंड में याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सारी की सारी ट्रांजैक्शन क्या कर ली? रिकॉर्ड कर ली। और भी बहुत सारे फायदे हैं। अगर मान लो मुझे बिजनेस सेल करना है तो अकाउंट्स मुझे हेल्प करती है, क्योंकि मेरी कंपनी की वैल्यू क्या लगेगी वो अकाउंट हेल्प करेगी। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एडवांटेज ऑफ अकाउंट। तो मेन जो की एडवांटेज है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये असिस्ट करती है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, ये लीगल मैटर में एविडेंस करती है, ये टैक्स लायबिलिटी सेटल करती है, इंटरफर्म कंपैरिजन करती है, मेमोरी रिप्लेस करती है, और जो लोन अगर मुझे कभी रेस करना है तो वो करती है। नाउ लेट्स डील विद द डिसएडवांटेज ऑफ द अकाउंट। लेट्स डील विद द डिसएडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग। डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, उसको मैं लिमिटेशन भी बोल सकता हूं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग बनाने के कुछ एक लिमिटेशन है। देखो हर कंपनी को, हर फर्म को अकाउंट्स तो बनाने पड़ेंगे, बट उसके कुछ एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? लिखो, एज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या हुआ? अनुमान। आगे जाके जब मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें जो आपको मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि बहुत बार जब मैं अकाउंट्स बनाता हूं तो मैं एस्टिमेट यूज़ करता हूं, और जहां पे भी मैंने एस्टिमेट्स लगाए, मैंने अपने अनुमान लगाए, तो वहां पे मेरी प्रॉबिलिटी हो जाती है कि मैं सही भी हूं या गलत भी हूं। मुझे लग रहा है कि इतना खर्चा इस साल होगा, पर हो सकता है खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है, खर्चा कम भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड कर लिया वो जरूरी नहीं है कि वो 100% ट्रू है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एस्टिमेट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जहां पे भी एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं वहां पे आपके सही और गलत होने के दोनों के चांसेस होते हैं। क्लियर है? दूसरा, इट इग्नोर क्वालिटेटिव फैक्टर। क्वालिटेटिव फैक्टर्स, सर इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंट्स में क्वालिटेटिव फैक्टर्स इग्नोर हो जाते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मेरी कंपनी है और एक मेरा कॉम्पिटिटर है, उसकी कंपनी है। नाउ मेरी कंपनी के अंदर वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही है, जो यूनियन है उन दोनों में उन सब में झगड़े चल रहे हैं, और जो मेरा कॉम्पिटिटर है वहां पे कोई भी झगड़े नहीं चल रहे। सपोज करो मेरी कंपनी है हुंडई और मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी है मारुति, और हुंडई के अंदर सब वर्कर्स की स्ट्राइक चल रही है, वर्कर्स परेशान है, और मारुति में सब लोग खुश हैं। तो वो सब इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में मुझे मालूम नहीं चलेगी। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, सपोज करो मेरी कंपनी में हजारों आईएम के बंदे मैंने लिए हुए हैं या आईआईटी के बंदे लिए हुए हैं, और दूसरी कंपनी में सारे के सारे ग्रेजुएट्स हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको नहीं मालूम चलेगी अकाउंट्स पढ़ के, बिकॉज अकाउंट्स में ये सब इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों रिकॉर्ड नहीं होती? बिकॉज हम इसको पैसों में कैसे मेजर करेंगे? वर्कर की स्ट्राइक चल रही है, इसको मनी में कैसे मेजर करेंगे? पहला वर्ड आपको बताया था मैंने, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड मेजरिंग देम इन द मनी टर्म्स। अगर हम वर्कर की स्ट्राइक चल रही है, हम उसको मनी में कैसे मेजर करेंगे? इट कैन नॉट बी मेजर। मैंने मशीन खरीदी, उसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूं। मैंने सैलरी पे की, उसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूं, बट अगर वर्कर की स्ट्राइक चल रही तो मैं कैसे मेजर करूंगा? क्लियर है? ओके। थर्ड, इट इज नॉट, इट कैन लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या हुआ? देखो अकाउंट्स जब मैं बनाता हूं तो मेरे पास, मैंने आपको कहा था अकाउंट एक साइंस भी है एज वेल एज आर्ट भी है। तो जहां पे भी आर्ट आया था इसका मतलब है मैं अपनी तरीके से अकाउंट्स भी बना सकता हूं। नाउ विंडो ड्रेसिंग का मतलब हो गया मैंने अकाउंट्स को ऐसे बनाया जिससे मेरा इतना प्रॉफिट भी नहीं है तो भी मैंने प्रॉफिट यहां पे शो कर लिया। मैं आपको बताया ना कि इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट। तो अगर मेरी कंपनी को लेट सपोज प्रॉफिट कम है और मुझे कल बैंक से लोन लेना है, कल सपोज करो मुझे HDFC बैंक जाना है और मुझे 100 करोड़ का लोन चाहिए और मेरा प्रॉफिट है सिर्फ 70 लाख का, तो मैं क्या 100 करोड़ का लोन ले सकता हूं? नहीं ले सकता हूं। हां, पर मैं अकाउंट को ऐसे मैनिपुलेट कर सकता हूं जिससे मुझे HDFC बैंक या कोई भी बैंक मुझसे कन्विंस हो सके कि हां इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा एसेट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो क्यों ना हम इसको लोन दे दे। तो आपने जो रिसेंट केस देखे थे, वो केसेस ऑफ नीरव मोदी का जो केस देखा, उन सब ने क्या किया? अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया और क्या किया? बैंक से लोन ले लिया। बैंक ने उनको लोन तो दे दिया, पर बैंक ने उनके अकाउंट्स भी पढ़ लिए, पर अकाउंट्स उसने ऐसे बना दिए, ऐसी ट्रिक से बनाए जिससे बैंक को भी मालूम नहीं चला कि उसने उसको मैनिपुलेट किया हुआ है। तो क्या होगा? इट कैन लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब समझते हो? आप कोई भी शॉप पे जाते हो तो शॉप के आगे ना एक विंडो होती है, तो उसमें वो बेस्ट अपना जो उसका होता है ना कलेक्शन, वो वहां पे लगा देता है। हो सकता है वो शॉप के अंदर जाओ और वहां पे आपको कुछ भी अच्छा नहीं दिखे। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसने बेस्ट चीजें क्या कर ली? आपके सामने रख दी, आप इंप्रेस हो गए और एक बार शॉप में घुस गए। और अगर आप एक बार शॉप में घुस जाते हो तो आपका चांसेस बढ़ जाता है वहां पे आप शॉपिंग करो। सेम वे अगर आप कंपनी में भी आप अकाउंट्स को विंडो ड्रेस कर सकते हो। आप बाहर ही आप अच्छी पिक्चर दिखा देते हो, पर रियल में क्या होता है? रियल में हो सकता है कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हो, और हो सकता है कि रियल में वो क्या हो? कंपनी को लॉस हो। फोर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ, इट डज नॉट इंडिकेट रिलाइजेबल नेट रिलाइजेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेट रिलाइजेबल
value as it is based on historical cost। इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंट डज नॉट इंडिकेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज इट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल को। सिंपल एग्जांपल देता हूं, सपोज करो मैंने एक लैंड लिया और वो लैंड लिया, लेट सपोज मैंने 70 लाख का लैंड लिया, 70 लाख रुपीस का मैंने ज़मीन खरीदी। अब अकाउंट्स में मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने वो लैंड 70 लाख की खरीदी, उसके अगेंस्ट मुझे बिल होगा, उसके अगेंस्ट मेरा जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो होंगे। नाउ वो मैंने सपोज करो 4 साल पहले वो लैंड खरीदी थी 70 लाख की। नाउ उसकी आज की वैल्यू हो सकती है 90 लाख हो सकती है उस लैंड की वैल्यू 2 करोड़ हो सकता है उस लैंड की वैल्यू 20 लाख ही रह गई हो। ये सब इंफॉर्मेशन कंपनी या ये सब इंफॉर्मेशन अकाउंट्स नहीं बताता। मतलब आज अगर उसकी मार्केट जो प्राइस है, लेट सपोज 80 लाख है, लेट सपोज 90 लाख है, लेट सपोज 20 लाख है, तो ये सब इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये सब इंफॉर्मेशन अकाउंट्स नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल को। जब मैंने जो चीज खरीद ली, जो वैल्यू पे मैंने खरीदी, उस पे रिकॉर्ड करेगा। आज अगर मैंने सपोज करो मैंने लैपटॉप खरीदा अपनी कंपनी के लिए 1 लाख का, तो वो लैपटॉप यहाँ पे 1 लाख का ही दिखाएगा। भले ही उसको यूज किए मुझे 5 साल हो गए, तब भी वो 1 लाख पे दिखा रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द की लिमिटेशंस ऑफ द अकाउंट। तो मेन लिमिटेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज नॉट एट ऑल फुली एग्जैक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेट। सेकंड है, इट इग्नोर द क्वालिटेटिव फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इग्नोर करता है कि भाई कंपनी के अंदर जो क्वालिटेटिव फैक्टर्स क्या है, कंपनी के एम्प्लॉइज की क्या है पोजीशन, क्या है, कोई स्ट्राइक तो नहीं चल रही है, क्या भाइयों के बीच में झगड़ा तो नहीं हो रहा है। अगर लेट सपोज कोई भी कंपनी और अगर उनके ब्रदर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है, वो मेरा अकाउंट्स नहीं बता पाएगा। थर्ड है, इट कैन ऑफन लीड टू अ विंडो ड्रेसिंग। अगर मुझे बैंक से लोन लेना है तो मैं अकाउंट्स को ऐसे पेश कर सकता हूं कि आपको लगेगा मेरी कंपनी में प्रॉफिट है, बट एक्चुअली लॉस होगा, या फिर मैं प्रॉफिट ज्यादा बता दूंगा, मेरा प्रॉफिट 20 लाख का ही है, तब मैंने अकाउंट्स को ऐसे बनाया, देयर आर द ट्रिक्स, जिसमें मैं आपको प्रॉफिट दिखा दूंगा कि मुझे प्रॉफिट 50 लाख का है। तो देयर आर द वेज इन द अकाउंट। एंड फोर्थ, इट डज नॉट इंडिकेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज इट इज बिफोर हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैंने लैंड खरीदा 70 लाख का, अब उसकी मार्केट वैल्यू 80 भी हो सकती है, आज की डेट पे 90 भी हो सकती है, या 2 करोड़ भी हो सकती है, या 20 लाख भी हो सकती है। ये सब इंफॉर्मेशन क्या करता है? अकाउंट्स मुझे नहीं बनाता। तो दिस आर द एडवांटेज एंड द disadvantage of accounting. Hi everyone, this is Sri Deepak Lalwani. If you like my style of teaching, then do hit the like button now so that the YouTube algorithm know that this is a good video. वो ज़्यादा से ज़्यादा students को ये video दिखाए, and yes, do subscribe to my channel Account Funda for more such video. Thank you very much. Now over to video. Now let's deal with the objective of the accounting and the function of the accounting. सेम है जो हमने एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग बताया था, बस मिलता जुलता ही है। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। लेट्स डील विद ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो भी मेरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, उन सब बिजनेस ट्रांजेक्शन को मैं बुक्स में रिकॉर्ड करता हूं। तो अकाउंटिंग एक तरह से हेल्प करती है मुझे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाने के अंदर। दूसरा है, इट हेल्प्स इन एसेंटिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अर्न डूइंग द पर्टिकुलर। अकाउंट्स बनाने से मुझे पूरे साल का मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो मुझे मालूम चलेगा। इट हेल्प्स इन एसर्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट। अभी आपको मैंने बैलेंस शीट आपको समझा ही नहीं है। जब मैं आपको बैलेंस शीट का कंसेप्ट बताऊंगा तब आपको मालूम चलेगा कि अकाउंट्स मुझे हेल्प करती है कि बैलेंस शीट की पोजीशन कैसी है, एज ऑन डेट आपकी पोजीशन कैसी है। अगर आपको सिंपल एग्जांपल दूं, अगर मैं आपको पूछूं आज एज ऑफ डेट आपके पास क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है, एक मेरे नाम पे घर है, एक मेरे नाम पे गाड़ी है। तो वो कैसे मालूम चलेगी? जब आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे। मैं बोलूंगा ओके आपके नाम पे गाड़ी है तो उसका प्रूफ दो, तो आप क्या दिखाओगे? मुझे उसके प्रूफ दिखाओगे, देखो ये सर मेरा बिल है, इसके अंदर कार मैंने अपने पैसों से खरीदी और यहाँ पे ये मेरा बिल पे मेरा नाम लिखा हुआ है। तो अकाउंट्स क्या करती है? हेल्प करती है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिफ्थ, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। वही मेरा एडवांटेज का पार्टी है। इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट। जब मैं अकाउंट्स में कोई एसेट रिकॉर्ड कर लेता हूं, इसका मतलब है लीगली वो मेरी बुक्स में आ गया है। तो अगर कल वो चोरी होता है तो वो मुझे मालूम चल जाएगा कि मेरा कौन कौन सा एसेट्स चोरी हो रहा है। एंड लास्ट है, इट हेल्प्स इन प्रिवेंट एंड डिटेक्टिंग द फ्रॉड एंड एरर। मतलब फ्रॉड एंड एरर को
कम करने में वो अकाउंट्स मेरा बहुत ज़्यादा उसमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? अगर सपोज करो मैंने कोई मशीनरी खरीदी 10 लाख की, तो मुझे उसको 10 लाख पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने उसको 12 लाख पे दिखा दी, नहीं, अगर मैंने 12 लाख पे दिखा दी तो मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये 12 लाख की मशीनरी है? क्यों? क्योंकि जो बिल जो मुझे मिला है मशीनरी खरीदने का वो तो 10 लाख का ही मिला है ना, तो मैं वो मशीनरी 10 लाख पे रिकॉर्ड करूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं अकाउंट्स बना रहा हूं और अकाउंट्स में सब एंट्री के लिए मुझे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए होता है। तो समझ में आ गया? तो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग, मिलता जुलता है आपका एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी वही आपका मिलता जुलता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग है। फटाफट पढ़ लेते हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बाय फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट। मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है मैं अपने अकाउंट्स बना सकता हूं। सेकंड है, इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब हो गया कि सपोज करो इंडिया के अंदर अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, एवरी ईयर 1 अप्रैल को अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है और 31 मार्च को वो खत्म होता है। हम इंडिया में फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यूएस में फॉलो करते हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। हर कंट्री का अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड होता है, पर इंडिया के अंदर हमारा अकाउंटिंग पीरियड आपने देखा होगा 31 मार्च को सारी की सारी बुक्स हमारी क्लोज हो जाती है। 99% ऑफ ऑल द कंपनीज इन इंडिया फॉलो द अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2000, जो भी आपका ईयर है। थर्ड है, इट हेल्प्स इन मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट। फोर्थ है, इट्स कम्युनिकेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये जो भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम अपने ओनर को देते हैं, जिन्होंने हमें पैसा दिया है, लोन दिया है, उसको देंगे, एम्प्लॉय को देंगे, गवर्नमेंट को देंगे। ये हम इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? जब हम अकाउंट्स बनाएंगे। एंड फिफ्थ है, इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन द डिसीजन मेकिंग। गॉट द पॉइंट? तो ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है, आपका फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो इसके अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग क्या है, तो ये आप 5 पॉइंट लिख देना। और अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो राइट इट डाउन दिस 6 पॉइंट। क्लियर? लेट्स डील विथ नाउ द ब्रांचेस ऑफ द अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है? सिंपल है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कितने टाइप की होती है? पहली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो हो रही है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल जो भी हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? कंपनी का या फर्म का प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। क्लियर है? तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एंड प्रोडक्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो आप बाद में पढ़ोगे। ये दोनों आपको पढ़ना है। दूसरा, ये हो गया मेरा पहला। दूसरा हो गया आपका टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या हो गया? सी, यहाँ पे जो इंडिया के अंदर जो टैक्स के होते हैं, रूल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और जो नॉर्मल जो बिजनेस की अकाउंटिंग होती है वो अलग होती है। तो नॉर्मल जो बिजनेस के जो रूल्स हैं होते हैं वो 99% हर साल सेम ही रहते हैं, पर टैक्स हर साल चेंजेस होते रहते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि ये वाला एक्सपेंडिचर अलाउेबल है, ये वाला एक्सपेंडिचर नॉट अलाउेबल है, तो इस पर ये टैक्स लगेगा, इस पर ये टैक्स लगेगा, तो वो हर साल चेंज होते हैं। तो मुझे टैक्स के लिए क्या करना पड़ता है? एक अलग अकाउंटिंग बनानी पड़ती है, अलग बुक्स बनानी पड़ती है, उसको मैं बोलता हूं टैक्स अकाउंटिंग। क्लियर है? थर्ड, इसका जो एंड प्रोडक्ट निकलेगा वो निकलेगा टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है मेरा कॉस्ट अकाउंटिंग। सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या हो गया? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब हो गया कि मेरा मेन पर्पस कॉस्ट अकाउंटिंग का निकालना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितने का बन रहा है। अगर सपोज करो मैं ये पेन बना रहा हूँ, तो ये पेन अगर सपोज करो कि ये मैं पेन मार्केट में 20 रुपये का सेल करता हूँ, पर मेरी उसकी बनाने की कॉस्ट है सिर्फ 12 रुपये, तो ये 12 रुपये से क्या मैं उसको कम कर सकता हूँ? क्या देयर इज अ चांसेस कि मैं 12 रुपये से 11 रुपये लिया हूँ उसकी कॉस्टिंग? तो कॉस्ट अकाउंटिंग मुझे हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरी फैक्ट्री बॉम्बे में भी है, बॉम्बे में वहां पे रेंटल हाई है, तो क्यों ना मैं बॉम्बे से शिफ्ट करके जो फैक्ट्री है वो कहीं और शिफ्ट कर लूं, वापी शिफ्ट कर लूं, वलसाड शिफ्ट कर लूं, वहां पे मेरा क्या करेगा? रेंट होगा, कम लगेगा। तो वो मुझे सब डिसीजन कौन लेगा? वो मेरा डिसीजन लेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का एंड प्रोडक्ट होता है कि भाई मेरा एंड प्रोडक्ट होता है वो निकालता है कॉस्ट पर यूनिट निकालेगा।
भाई वो निकालेगा कि भाई मेरा जो पेन बनाने की जो कॉस्टिंग आ रही है वो 12 रुपये आ रही है, क्या देयर आर द वेज टू रिड्यूस दिस कॉस्ट फ्रॉम 12 रुपीज़ टू 11 रुपीज़। आप कर सकते हो क्या 12 से 11 रुपये कैसे कर सकते हो? आप अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करो, आपने जो एम्प्लॉय हायर किए हुए हैं वो बहुत हाईली पेड एम्प्लॉय लिए हुए हैं, थोड़ा उनको सैलरी उनकी कम करो। तो ये सब कौन करेगा? ये सब करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? नाउ व्हाट इज द फोर्थ अकाउंटिंग इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब हो गया जो मैनेजमेंट को हेल्प करती है इन द डिसीजन मेकिंग। सिंपल सी आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मेरे पास कंपनी 2 पेन बनाती है। एक पेन बनाती है, उसका जो सेलिंग प्राइस है, इसका एग्जांपल लेता हूं, MRP 10 रुपये उसका सेलिंग प्राइस है, और ये एक पेन बनाती है, और सपोज करो एक और पेन बनाती है जिसका MRP लेट सपोज 15 रुपये है। राइट नाउ इसकी जो कॉस्टिंग है सपोज करो वो 2 रुपये है, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो है सपोज करो 9 रुपये है। नाउ ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करेगा भी मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। यहाँ पे 2 रुपए के कॉस्ट पे मैं 10 रुपए का पेन बेच रहा हूँ, और यहाँ पे 9 रुपए की कॉस्टिंग लगा के मैं 15 का पेन बेच रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मेरे को जो फायदा हो रहा है वो 8 रुपए हो रहा है। किस पे फायदा हो रहा है? 2 रुपए। मतलब मैंने बिजनेस में 2 रुपए लगाया, और 2 रुपए पे मेरा जो 5 गुना ज्यादा मेरा उसमें सेल हो रहा है, मतलब मुझे 8 रुपए का फायदा हो रहा है। और यहाँ पे मैंने 9 रुपए लगाए बिजनेस के अंदर, एक पेन बनाने मेरे 9 रुपए लग गए, और 9 रुपए का पेन लगाने में वो 15 रुपए ही बिक रहा है। तो बट ऑब्वियस अगर मुझे ये मालूम होगा तो मैं ज्यादा जो अपनी एनर्जी है वो कहां पे फोकस करूंगा? मैं यहां पे फोकस करूंगा। तो वो सब कैसे मालूम चलेगा? जब तक मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नहीं बनाऊंगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है रेशियो एनालिसिस। नॉर्मली सर रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है कि मैं रेशियो निकालूंगा, इस पे मुझे फायदा हो रहा है 8 रुपए का, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 रुपए का फायदा 2 रुपए की कॉस्टिंग में, अरे बाप रे 4 गुना फायदा। और इस पे मुझे फायदा हो रहा है 6 रुपए का, 6 रुपए का फायदा हो रहा है 9 रुपए पे, अरे फायदा इतना नहीं है। फायदा दोनों में है, यहाँ पे 6 रुपए का फायदा, यहाँ पे 8 रुपए का फायदा है, बट यहाँ पे फायदा 2 रुपए पे 8 रुपए का, यहाँ पे 9 रुपए बिजनेस में लगाऊंगा तो मुझे 6 रुपए का फायदा मिलेगा। तो क्यों ना मैं अपनी सारी एनर्जी इस पे लगाऊं, इस पे मैं कम लगाऊं। हो सकता है कि मैं इस पे अगर ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा तो मेरा ओवरऑल जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और लास्ट जो अकाउंटिंग होती है वो होती है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होती है कि जो भी कोई कंपनी होती है उसकी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड द सोसाइटी। आज अगर कोई कंपनी है, लेट सपोज पेप्सी है, कोक है, तो वो इतना सारा पानी जो है वो यूज़ कर रही है कोक बनाने के लिए, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला आप इतना पानी यूज़ तो कर रहे हो तो आप इतने पानी का मतलब कहीं ना कहीं से उसको फिल्टर भी लगाओ। मतलब आप जो पानी यूज़ कर रहे हो कहीं ना कहीं से उसको आप रिप्लेस भी करो, जो सी का वाटर आप उसको कन्वर्ट करो। अगर आज सपोज कोई प्लाईवुड इंडस्ट्री है, तो प्लाईवुड इंडस्ट्री इतने सारे पेड़ काटती है, तो गवर्नमेंट ने बोला है देखो आप पेड़ तो काट रहे हो, प्लाईवुड रिक्वायरमेंट तो है लोगों को, बट एट द सेम टाइम आप अलग अलग जंगलों में पेड़ लगाओ, वहां पे पानी दो। क्यों? क्योंकि आप एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर सकते, तो जितना आप डैमेज कर रहे हो ना एटलीस्ट उतना वापस आप उसको रिप्लेनिश कर लो। तो वो कैसे मालूम चलेगा? वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बनाना कंपलसरी है, वो हर को बनाना ही पड़ता है। क्यों? कोई गवर्नमेंट का रूल है, आप ऐसे एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर सकते। तो दिस आर द कॉल्ड एज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। पहली जो नॉर्मली अभी आप जो पढ़ने वाले हो पूरे कोर्स के अंदर, वो नॉर्मली आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो। देयर आर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन द टैक्स अकाउंटिंग जो आपके अभी कोर्स में नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है कोर्स के अंदर आपके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक चैप्टर है उसका रेशियो एनालिसिस कोर्स में है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपके कोर्स के अंदर नहीं है। मेनली यू आर डीलिंग विद दिस topic and this topic in the 11th class syllabus. Clear है? So these are the branches of the accounting. Let's now learn about the users of accounting. Accounting के users कौन कौन से होते हैं? जो भी हम रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो वो उसका यूजर्स कौन है? भाई जैसे आप कोई एग्जाम देते हो, 11th क्लास का एग्जाम देते हो, 12th क्लास का एग्जाम देते हो, तो उसके आपके जो रिपोर्ट कार्ड है उसका अल्टीमेटली यूजर्स कौन है? अगर आपकी रिपोर्ट कार्ड की बात करूं तो आप इसका यूजर्स कौन है? एक तो आप खुद हो,
दूसरा आपके पेरेंट्स को आप दिखाते हो रिपोर्ट कार्ड, तीसरा आप जब जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे भी रिपोर्ट कार्ड चाहिए, चौथा आप कोई एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो कोई स्कूल के लिए या कोई कॉलेज के लिए, वहां पे वो रिपोर्ट कार्ड चाहिए। तो ये यूजर्स, मतलब जो मैं रिपोर्ट कार्ड बना रहा हूं, जो मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूं, उसके यूजर्स कौन कौन से हैं, उसको ना मैं दो में डिवाइड करूंगा। देखो, एक हो जाता है मेरा इंटरनल यूजर और एक हो जाता है मेरा एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर्स होते हैं वो जो कंपनी के अंदर के लोग होते हैं। कंपनी के अंदर के लोग मतलब एक तो हो गया आपका ओनर का मतलब हो गया आपको, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मालिक। कंपनी का मालिक कौन है? अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं, रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक है मुकेश अंबानी। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाएगी, जो भी अकाउंट्स बनाएगी, वो अल्टीमेटली किसके लिए बना रही है? अपने मालिक के लिए बना रही है, अपने ओनर के लिए बना रही है कि देखो मैं हूं बिजनेस, मैं हूं रिलायंस इंडस्ट्री, मैंने इतना कमाया, इतना मेरा प्रॉफिट हुआ, इतना मेरा लॉस हुआ, मैंने इतना रुपए यहाँ से कमाया, मैंने इतने रुपए दिल्ली से कमाए, इतने रुपए बॉम्बे से कमाए, इतने रुपए मैंने अहमदाबाद से कमाए। तो वो सब रिपोर्ट कार्ड किसको देगी? ओनर को देगी, जो कंपनी का मालिक है। क्यों? बिकॉज कंपनी का जो मालिक होता है, ओनर होता है, उसने कंपनी में पैसे लगाए होते हैं, तो ही इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि मेरा कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। भाई अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे कि मेरे कंपनी में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ओनर, इंटरनल यूजर। दूसरा कौन होता है? मैनेजमेंट। सर ये मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट और ओनर में फर्क होता है। देखो, ओनर होता है कंपनी का मालिक, मैनेजमेंट होता है जो कंपनी को देखते हैं, जो कंपनी के मेन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं। फिर कंपनी में मालिक ही तो बहुत है, डायरेक्टर्स क्यों रखते हैं? आप इमेजिन करो, रिलायंस इंडस्ट्री को इमेजिन करो, रिलायंस इंडस्ट्री का मालिक कौन है? लेट्स सपोज मुकेश अंबानी है। अब एक बात बताओ, मुकेश अंबानी क्या हर सिटी के अंदर रिलायंस ऑफिस है? जयपुर में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बड़ौदा में है, पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया के अंदर है। तो क्या मुकेश अंबानी हर सिटी को देखता रहेगा? क्या वो दिल्ली का ऑफिस भी देखेगा, जयपुर का भी देखेगा, बॉम्बे का भी देखेगा, कोलकाता का भी देखेगा? ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। वो एक ही पर्सन है। हाँ, एक पर्सन होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अगर छोटा सा बिजनेस है, एक ही रूम में नॉर्मल बिजनेस चला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब बिजनेस बड़ा होता है, जहां पे बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, बहुत सारे ऑफिस होते हैं, तो वहां पे एक पर्सन से काम नहीं चलता। तो वो क्या करता है? ओनर जो होता है एक मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, एक एम्प्लॉय अपॉइंट करता है जो ये सब चीजें देखेंगे। तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स बोलते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स। आपने वर्ड सुना होगा ना, कंपनी के डायरेक्टर। तो लॉ बोलता है अगर बड़ी कंपनी तो आपको इतने सारे डायरेक्टर्स रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स रखोगे तो ही तो मालूम चलेगा कंपनी के अंदर हो क्या रहा है। एक पर्सन हर जगह ऑपरेट नहीं कर सकता। तो क्या करेगा? मुकेश अंबानी ने कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर्स बना दिए हैं कि ये 15-20 डायरेक्टर्स हैं जो उनको रिपोर्ट करेंगे। अगर ये कंपनी है तो इसका जो मालिक है वो है मुकेश अंबानी। तो देखो क्या करेगा वो है ना 5-10 लोगों को हायर करेगा, बड़े बड़े लोगों को जो बहुत एक्सपीरियंस होंगे उनको हायर करेगा और उनको बोलेगा ये भैया भाई तुम मेरा ऑयल का बिजनेस देखो, तुम मेरा जो जियो का बिजनेस है वो देखो, तुम मेरा जो रिलायंस रिटेल है उसका बिजनेस देखो। मतलब ये हर को एक अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। और उस कंपनी के अंदर भी, लेट्स सपोज रिलायंस जियो के अंदर भी 5-6 लोग होंगे। तो हर कंपनी में ऐसा क्या होता है, ये बड़ी कंपनी है, उसका मालिक ये है और उसके अलग अलग डायरेक्टर्स हैं। तो इनको मैं क्या बोलता हूँ? कंपनी के मैनेजमेंट बोलता हूँ। तो ये मेरा डायरेक्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और इसके भी अलग अलग डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ये होते हैं मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ही होता है जो डिसीजन लेता है। मुकेश अंबानी इज मेनली कंसर्न विद द ओवरऑल पिक्चर कि मुझे कौन सा नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन सा बिजनेस है। पर जो कंपनी का भाई प्रॉफिट हो रहा है, किधर से प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कंपनी की सेल्स कहाँ से हो रही है, कंपनी का सामान ज़्यादा कहाँ पे बिक रहा है, दिल्ली में बिक रहा है, बॉम्बे में बिक रहा है, यूएस में बिक रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बिक रहा है, कहाँ बिक रहा है, वो सब कौन डिसाइड करता है? नॉर्मली मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट
सबसे इंपॉर्टेंट वर्क ओनर देखता है, उसके बाद मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि हमें नई फैक्ट्री खोलनी चाहिए, हमें नई एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो मैनेजमेंट को कैसे डिसाइड करेगा जब तक उसको अकाउंट्स नहीं मिलेगा। तो मैनेजमेंट क्या, तो अकाउंट्स का मेन यूज होता है कि वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट कार्ड दे सके कि हाँ हमने दिल्ली से इतने पैसे कमाए, जयपुर से इतने कमाए, बॉम्बे से इतने कमाए, जिससे मैनेजमेंट डिसीजन ले सके। क्लियर है? ओके। तो ये तो हो गए मेरे इंटरनल मतलब जो कंपनी के अंदर के लोग हैं, ओनर और मैनेजमेंट। तो सर एक्सटर्नल कौन से हो गए? तो लेट्स नाउ लर्न अबाउट द एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। इंटरनल यूजर हम डिस्कस कर चुके हैं, दो होते हैं, एक होता है मैनेजमेंट और दूसरा होता है ओनर। एक्सटर्नल यूजर में सिंपल सी बात है भाई, एक तो हो गया मेरा टैक्सेशन अथॉरिटी। टैक्सेशन अथॉरिटी, सर टैक्सेशन अथॉरिटी को क्यों चाहिए होती है? अरे इनकम टैक्स निकालने के लिए। आज अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसमें कितना प्रॉफिट हुआ वो कैसे मालूम चलेगा इनकम टैक्स वाले को? इनकम टैक्स वाले को तभी मालूम चलेगा जब मैं उनको अपना अकाउंट बना के दिखाऊंगा सी कि मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख पे मैं इतना टैक्स दूंगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी कैसे जज करेगी कि मैंने सही बताया गलत बनाया? वो मेरा अकाउंट्स देख के जज करेगी। दूसरा होता है आपका एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय को क्यों चाहिए? एम्प्लॉय को अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? अरे सपोज करो मैं कोई एम्प्लॉय हूँ, मैं एक कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, तो आप सोचो मेरा जो सैलरी है, मेरा जो ब्रेड एंड बटर है वो उससे आ रहा है, राइट? तो आज मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी जो कंपनी है क्या वो प्रॉफिट में है, लॉस में है। अगर मुझे मालूम हो रहा है कि ओके मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, तो मैं सोचूंगा क्यों ना मैं इस कंपनी में शिफ्ट करके कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करूं। क्यों? अल्टीमेटली मुझे अपनी सैलरी चाहिए। अगर मुझे मालूम चल रहा है कि मेरी कंपनी में लॉस ही हो रहा है तो मैं क्यों इस कंपनी में आगे जाके काम करूं? क्यों? क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि अगले 2 महीने की शायद हो सकता है सैलरी नहीं आए। सिंपल एग्जांपल देता हूं, वो किंगफिशर का एग्जांपल दे दो। किंगफिशर का अगर एम्प्लॉय को मालूम नहीं होगा कि भाई मेरे ये जो कंपनी है ये डूब रही है, खराब हो रही है, एयरलाइन डूब रही है, तो वो कैसे, वो अगर उनको मालूम होता तो वो जज कर पाते ना कि हाँ ठीक है मैं ये कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ। क्लियर है? थर्ड है गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट को भी चाहिए, हाँ गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों चाहिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन? बिकॉज गवर्नमेंट है ना, आप हर साल बजट बनाता है, तो बजट में वो डिसाइड करता है कितना मुझे टैक्सेशन आने वाला है, कौन सी मुझे कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू दे रही है। भाई अलग अलग इंडस्ट्री इंडिया में, एक है बैंकिंग इंडस्ट्री है, एक है IT इंडस्ट्री, एक है ऑयल इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट को मालूम होना चाहिए कि IT से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कितना रेवेन्यू आ रहा है, ऑयल इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू आ रहा है, टेलीफोन इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो गवर्नमेंट अपनी जो भी पॉलिसी फ्रेम करेगी, जो भी टैक्सेशन डिसाइड करेगी, वो कैसे डिसाइड करेगी? वो डिसाइड करेगी उनके अकाउंट्स देख के। ओके रिलायंस ने इतना कमाया, मुझे इतना पैसा यहाँ से आ रहा है, इतने लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, इतने लोगों को वो रोजगार दे रहा है, तो वो कैसे डिसाइड होगा? गवर्नमेंट से डिसाइड होगा। फोर्थ है क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे मैं सामान खरीदता हूँ। अगर मैं हूँ बिजनेस तो मैंने किसी से सामान तो खरीदूंगा। अगर आज मैं बिजनेस बनाता हूँ, सपोज करो मैं पेन का बिजनेस करता हूँ, तो पेन के लिए मैंने इंक भी लिया होगा, तो इंक खरीदता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि मैं इमीडिएटली पेमेंट कर लेता हूँ, भाई उसको मैं 2 दिन बाद पेमेंट करूँगा, 2 महीने बाद पेमेंट करूँगा। सपोज करो मैं पेन की मैंने एक फैक्ट्री लगाई और मैंने इसके लिए इंक अहमदाबाद से खरीद के ले आया। अब वो अहमदाबाद से मैंने एक पर्सन से इंक खरीदी और मैंने उसको कहा मैं तेरे को पेमेंट 2 महीने बाद दूंगा। उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 महीने बाद दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको मेरे अकाउंट्स में क्यों इंटरेस्टेड है? उसको मेरे अकाउंट्स में इसलिए इंटरेस्टेड है बिकॉज उसका पैसा मेरे यहाँ पे अटका हुआ है। अगर मैं आज अगर प्रॉफिट में आ रहा हूं तो ही इज हैप्पी कि हाँ ठीक है भाई ये जो कंपनी है इसको पे कर लेगी। पर आज अगर मैं लॉसेस में चल रहा हूं, मैं चलता आ रहा हूं तो उसको चिंता होगी कि यार ये कंपनी लॉस में, आगे से मैं उसको माल नहीं दूंगा। तो ऐसे तो होता है। सपोज करो कोई, अगर आप आज मुझे बोलो कि किंगफिशर को कुछ पैसा उधार दे दो तो मैं नहीं दूंगा उसको। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मुझे पता है उसके अकाउंट्स खराब है, उसको लॉस चल रहा है। क्लियर है? फिफ्थ हो गया आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। सर इसका मतलब क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए एनवायरमेंट मतलब कि आप जो कंपनी के अकाउंट्स को चाहिए, कंपनी के अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन ये भी हम देते हैं कि हमने कितने पेड़ लगाए, हमने कितनी वाटर हार्वेस्टिंग की। सर ये इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियली मैं नहीं बताता, पर मैं नोट्स में बताता हूँ कि देखो अगर सपोज करो मेरी कोई प्लाईवुड की इंडस्ट्री है तो मैंने हज़ारों पेड़ काटे भी होंगे
तो मुझे गवर्नमेंट को या मुझे जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा, देखो मैंने पेड़ तो काटे हैं पर मैंने 1 लाख पेड़ भी लगाए हैं, मतलब मैं काट भी रहा हूँ, लगा भी रहा हूँ, एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहा हूँ। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, पेप्सी है, कोक है, वो इतना पानी यूज़ करती है अपने कोक बनाने में, तो वो पानी को हार्वेस्ट भी तो करो, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाओ, वो करो। क्लियर है। 6th हो गया मेरा कॉम्पिटिटर भाई कॉम्पिटिटर को भी मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, बिकॉज कॉम्पिटिटर वांट टू नो मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, किससे कमा रहा हूँ, तो ये सब इन्फॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स को भी चाहिए होता है। मतलब मैं ऐसा जरूरी नहीं कि मैं रिपोर्ट कार्ड कॉम्पिटिटर के लिए बना रहा हूँ, पर मुझे मालूम होना चाहिए ना कि मेरा कॉम्पिटिटर कितना अर्न कर रहा है। अगर आज सपोज करो मुझे एक इंडस्ट्री में घुसना है, अगर मुझे लगता है कि मैं टेलीफोन इंडस्ट्री में घुसूँ, तो मुझे पहले मालूम होना चाहिए कि रिलायंस कितना कमा रही है, ये एयरटेल कितना कमा रही है। अगर मुझे पता है कि एयरटेल भी लॉस में, वोडाफोन भी लॉस में, रिलायंस भी लॉस में, तो मैं उस इंडस्ट्री में क्यों घुसूंगा? तो ये मेरा हो जाएगा, कॉम्पिटिटर को भी मेरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। समझ में आया? तो देयर एंड 7th हो गया मेरा पब्लिक। और पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, नॉर्मल पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारी जो इंडिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कितना उन्होंने पैसा लगा रखा है, कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो सब इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी जब तक मैं उनको रिपोर्ट कार्ड नहीं दूंगा। तो नॉर्मल पब्लिक को भी इंटरेस्ट रहता है कि हमारी जो इंडिया है उसमें कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो कितना कमा रही है। क्लियर है? सो दीज आर द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल्स में 2 ही आते हैं, ओनर्स आते हैं, मैनेजमेंट आते हैं। एक्सटर्नल में बहुत सारे आते हैं, टैक्सेशन अथॉरिटी, एम्प्लॉय, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, सोशल रेस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटिटर्स एंड द पब्लिक। क्लियर? हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ ये दीपक ललवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 11th एंड क्लास 12th अकाउंट्स के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपका 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ है विद ओवर 240 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर एंड अ वीडियो सॉल्यूशन टू ओवर 900 क्वेश्चन विद ओनली वन इंटेंशन कि मैं आपको अकाउंट्स के अंदर सुपर स्ट्रॉन्ग कर लूं। जब आप मुझसे कोर्स ऑर्डर करेंगे देन यू विल गेट वन दिस किट एट योर होम। इस किट के अंदर यू विल गेट वन पेन ड्राइव और एन SD कार्ड प्लस अ क्वेश्चन बैंक बुक। इस क्वेश्चन बैंक बुक में ओनली क्वेश्चंस हैं क्लास 11th के अराउंड 500 क्वेश्चन, क्लास 12th के अराउंड 900 क्वेश्चन। ईच चैप्टर हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, सारे क्वेश्चन सीरियली अरेंज्ड हैं एंड इन सब क्वेश्चन के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पेन ड्राइव और SD कार्ड में मिलेंगे, विच यू हैव टू कनेक्ट टू योर लैपटॉप और अ स्मार्टफोन। एंड सारे लेक्चर सीरियली अरेंज हैं एंड यू कैन वॉच द लेक्चर एनीवेयर एनी टाइम विदाउट एनी नीड फॉर द इंटरनेट। Apart from this, you will get an access to my most comprehensive revisionary classes, plus an access to my revisionary notes, plus an access to a checklist जहाँ पे आप अपनी progress track कर सकते हैं, plus you will get this amazing flashcard जहाँ पे मैंने 100% syllabus coverage किया हुआ है in key points in over 30 flashcard जो आप अपने रूम पे stick कर सकते हैं so that you can revise the chapter very quickly, plus you will get also one mock test। सी अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168 और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपके 100% सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। मेरी क्लास का जो बिगेस्ट यूएसपी वो ये है कि मैं कंसेप्ट को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, और जब तक वो कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर फिट नहीं कर देता तब तक मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव आउट नहीं करता। अगर आपको मेरी क्लासेस का डेमो लेक्चर्स देखना है देन यू कैन वॉच द सेम ऑन माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर। आप मेरे लेक्चर खरीद भी सकते हैं फ्रॉम माई वेबसाइट www.accountfunda.com या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा। आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168। थैंक यू वेरी मच। दिस इज CA दीपक ललवानी। सी यू ऑन द अदर साइड।